हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइल्स विद एम के चैनल। होप यू डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को टीच करूँगी राइटिंग टास्क 1। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको राइटिंग टास्क 1 इवन कि राइटिंग की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, बट डोंट वरी, जस्ट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके बैंड्स को राइटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट वीडियो को एंड तक देखना, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो गाइज़, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक की जो टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं राइटिंग टास्क 1। ठीक है, सबसे पहला है लाइन ग्राफ, बार, पाई, डायग्राम, प्रोसेस, टेबल, मैप। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं ये कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे डाटा एक्सप्लेन करना चाहिए। सो गाइस, इन सभी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी सो प्लीज़ वो चेकआउट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सभी टाइप्स कवर हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हो। जो आज मैं बात करूंगी वो लाइन ग्राफ से रिलेटेड होगी, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने बोला था लाइन ग्राफ के ऊपर वीडियो अपलोड करने के लिए। सो दैट्स वाई आज मैं आपको बताऊँगी लाइन ग्राफ से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। ऑलरेडी मैनी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उसको चेकआउट करो। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन ग्राफ की टिप्स एंड ट्रिक्स। आप लोगों को जैसे पता ही है कि मेरी जो हमेशा फर्स्ट टिप होती है वो है प्लानिंग। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, चाहे फिर आपका राइटिंग टास्क 1 है चाहे 2 है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कभी भी आप ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। सो आपने क्या करना है, एटलीस्ट 5 मिनट प्लानिंग के ऊपर स्पेंड ज़रूर करने हैं। फिर उसके बाद सेकंड टिप है कि जो आपको ग्राफ गिवन है उसको प्रॉपरली एनालाइज करना सीखो। ठीक है, क्या क्या गिवन है। ठीक है, अच्छे तरीके से जब आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, मार्क करनी है कि कौन सी लाइन इंक्रीज़ हो रही है और कौन सी लाइन डिक्रीज़ हो रही है। करके बताऊंगी, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी। देन उसके बाद अपनी पोर्शन डिवाइड करना कि कितना पोर्शन मैंने BP1 में लिखना है और कितना पोर्शन मैंने BP2 में लिखना है। ठीक है, पोर्शन डिवाइड करने के बाद आपने प्रॉपर यूज़ करना है कनेक्टर्स का। कनेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, चेकआउट कर सकती हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देन है वेरिएशन इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में वेरिएशन लेकर आनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जितनी वेरिएशंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके बैंड स्कोर आएंगे। ठीक है, एवरेज लेवल की वोकैबुलरी का हमने यूज़ करना है। जितनी कम हो सके उतनी कम हमने रैपिटिशन करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी रैपिटिशन होती है उतने हमारे बैंड्स को डिडक्ट होते हैं। तो उसके बाद जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, ओवरऑल हमेशा लास्ट में लिखना है, कभी भी इंट्रोडक्शन के बाद ओवरऑल नहीं लिखना है। अगर लिखोगे तो वो रॉन्ग होगा। ये न्यू फॉर्मेट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ओवरऑल हमेशा लास्ट में लिखना है। ठीक है, ओवरऑल का मतलब क्या होता है, सम अप करना है। तो जब आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे तो लास्ट में सम अप होता है। सो ऑब्वियसली है ना कि ओवरऑल हमेशा लास्ट में आएगा। फिर देन हमारी जो टिप है कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं करना है, खुद से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है। जो ग्राफ में गिवन है उसको ही एक्सप्लेन करना है, कोई डाटा आपने स्किप नहीं करना है। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको ज़रूर लिखना है। अगर स्किप करोगे तो बैंड्स को डिडक्ट ज़रूर होंगे। सो ये टिप्स हैं, आपने फॉलो करनी है तो ईज़िली आपके बैंड स्कोर है वो आ जाएंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करा करो। ठीक है, और जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है सेंटेंस फॉर्मेशन में, सो उनको मैं यही बात सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जो मैंने सैम्पल आंसर अपलोड किए हुए हैं उनको देखकर
लिखो, लेकिन अंडरस्टैंड करो कि मैंने कैसे सेंटेंस को फॉर्म किया है, ठीक है। अंडरस्टैंड करके लिखो तो ऑब्वियसली आपकी जो बैंड स्कोर है और जो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, सेंटेंस फॉर्म करना नहीं उनको आता। ये टिप्स मैंने खुद फॉलो की है, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती थी सेंटेंस को फॉर्म करने में। सो मैंने कैसे उसको अमेलियोरेट किया, जस्ट देखकर मैं लिखती थी कि कैसे उन्होंने सेंटेंस को बनाया है। मेरे में फिर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई थी। सो गाइस प्लीज़ इसको फॉलो करना, ऑब्वियसली आपके बैंड स्कोर आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है राइटिंग में, ठीक है। जब तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक बैंड स्कोर आना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले क्या आता है स्ट्रक्चर में, इंट्रोडक्शन आपने लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड लास्ट में ओवरऑल आता है। एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा कर रखना कि राइटिंग टास्क 1 में हमेशा 2 BP बनते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं, सिर्फ 2 BP ही बनेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर को यूज़ करो, डेफिनेटली बैंड स्कोर आपके आ जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन कौन सा है हमारा, The graph below shows the sale of children books, adult fiction and educational books between 2002 and 2006 in one country। उन्होंने क्या बोला कि जो ग्राफ है वो शो कर रहा है सेल किसकी, चिल्ड्रन बुक्स की, अडल्ट फिक्शन की, एजुकेशनल बुक्स की। कब की थी जो सेल, 2002 से लेकर 2006 के बीच में जो सेल की गई थी एक कंट्री में, उसको चार्ट में बताया गया है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जो चार्ट है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, किसकी सेल, चिल्ड्रन बुक्स की, अडल्ट्स की, एजुकेशन बुक्स की 2002 से लेकर 2006 तक बेची गई थी एक कंट्री में, उसको इस ग्राफ में बताया गया है। अब मैं आपको ग्राफ बताती हूँ, ठीक है। सो गाइस ये है हमारा ग्राफ। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो गिवन क्या क्या आपको, चिल्ड्रन बुक्स है, अडल्ट फिक्शन है, एजुकेशनल बुक्स है, ये ठीक है। डाटा कितना है, 2002 से लेकर 2006 तक। दिया किस में है, मिलियन डॉलर्स में दिया है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि डाटा किस फॉर्म में दिया है, वो सीधा परसेंटेज लगा देते हैं। नो, आपने ये ज़रूर देखना है कि डाटा आपको डॉलर्स में गिवन है, पाउंड्स में गिवन है, आवर्स में गिवन है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैरेटिव रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आपने। ये सबसे पहले आपने देखना है कि डाटा किस फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक है। सो उसके बाद आपने क्या करना है, जो जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं वही अब मैं अप्लाई करके आपको बताऊंगी। कौन सी लाइन इंक्रीज़ हो रही है, कौन सी लाइन डिक्रीज़ हो रही है, उसको मैंने मार्क करना है। जैसे ये वाली जो लाइन है ये क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। ये वाली भी इंक्रीज़ हुई है और ये वाली डिक्रीज़ हुई है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको, ऐसे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होएगी, ठीक है। आपने ऐसे मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डाटा डिवाइड करना है। अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप डाटा डिवाइड कर सकते हो। ये आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना। नो, आप अपने अकॉर्डिंग BP1 में डाटा जितना भी लिख सकते हो और BP2 में लिख सकते हो अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें कोई भी आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, एनालाइज कर लिया अच्छे से क्या क्या गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सिनोनिम्स को लिखना होता है कि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनाने के लिए मुझे कौन कौन से अल्टरनेटिव वर्ड्स चाहिए, उसको आपने नोट डाउन करना है। बताती हूँ कैसे करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है द ग्राफ, ठीक है। इसको मैंने चेंज करके क्या लिखा, द लाइन ग्राफ। फिर उसके बाद शोज़, यहाँ पर भी शोज़, इसको मैंने डिपिक्ट्स बोल सकते हो, डेमोस्ट्रेट बोल सकते हो,
प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इसमें से, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसको देखना है। जैसे हमें वहाँ पे बुक्स के नेम गिवन है, जैसे चिल्ड्रन बुक्स, एजुकेशनल बुक्स, अडल्ट बुक्स, तो मैंने इसको कैसे लिखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, ऐसे लिख सकते हो कि डिफरेंट तरह की बुक्स को सेल किया जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो 3 टाइप्स की बुक्स को सेल किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे हमें बिटवीन 2002 एंड 2006 गिवन था, तो मैंने इसको चेंज करके क्या लिखना है, फ्रॉम 2002 टू 2006। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, बिटवीन के साथ एंड आएगा और फ्रॉम के साथ टू आएगा, फ्रॉम के साथ टू, बिटवीन के साथ एंड आएगा, ठीक है। वहाँ पे हमें गिवन था इन वन, और यहाँ पे मैंने लिखा इन पर्टिकुलर, ठीक है। वहाँ पे हमें कंट्री गिवन था और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेशन। द ग्राफ की जगह मैंने क्या बोला था, द लाइन ग्राफ। बिलो हम लिखते नहीं हैं, शोज़ की जगह डिपिक्ट्स बोल सकते हो, डेमोस्ट्रेट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इन सभी की जगह मैंने क्या बोला, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स या फिर 3 टाइप्स की बुक, ठीक है। बिटवीन की जगह क्या हम लिखेंगे, फ्रॉम, और एंड की जगह क्या आएगा, टू, ठीक है। इन वन की जगह हमने क्या लिखा था, इन पर्टिकुलर। कंट्री की जगह हम क्या लिखेंगे, नेशन। आई होप अच्छे से आपको वोकैबलरी क्लियर होगी। आपने भी साइड में ऐसे लिख लेनी है, क्योंकि आपको फिर दिमाग में नहीं आता कि क्या लिखें, जिसकी वजह से रेपिटेशन हो जाती है। सो आपने इसको ऐसे लिखना है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। सो देखते हैं अब हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है उसी को ही फॉलो करना है, और आपको लिखकर बताती हूँ कि कैसे हमने इसको लिखना होता है। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं। द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल ऑफ, जो लाइन ग्राफ है वो बता रहा है इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, सेल से रिलेटेड। किस चीज़ की सेल, वो है डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ बुक्स फ्रॉम 2002 टू 2006 इन पर्टिकुलर नेशन। मैंने क्या बोला कि लाइन ग्राफ इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी सेल के बारे में, डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ बुक्स। अब डिस्पैरेट क्या होता है, डिफरेंट, सॉर्ट ऑफ मीन्स टाइप्स ऑफ बुक्स, डिफरेंट तरह की बुक्स, ठीक है, जो कब सेल की गई थी, 2002 से लेकर 2006। कहाँ पे की गई थी, एक पर्टिकुलर नेशन में की गई थी, ठीक है। सारे वोकैबुलरी वर्ड मैंने वही यूज़ किए हैं। ये है सिंपल इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि लाइन ग्राफ डिपिक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, सेल ऑफ डिफरेंट टाइप्स की बुक जो 2002 से लेकर 2006 तक बेची गई थी एक पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है। अब जो बच्चे पैसिव लिखना चाहते हैं और जो अपने बैंड स्कोर को अप करना चाहते हैं वो ज़रूर पैसिव का यूज़ कीजिए। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला, द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ सेल। इंफॉर्मेशन किसके बारे में, प्रपोर्शन किसका, सेल का, किससे रिलेटेड, डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ बुक्स, डिफरेंट तरह की बुक्स जो कब सेल की गई थी, 2002 से लेकर 2006 तक एक पर्टिकुलर नेशन में, ठीक है, इज़ डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड लाइन ग्राफ। ये जो लाइन होती है ये सेम रहेगी, जस्ट ग्राफ का नेम चेंज होता है, ठीक है। एक बार फिर से आपको अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ। जब भी आपने पैसिव लिखना होता है सो यहाँ तक आपका सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ तक आपका सेम रहेगा, ठीक है। कोई भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे ना टास्क 1 की, तो ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जस्ट ग्राफ का नेम चेंज करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, जो प्रपोर्शन है सेल का, जो बुक्स सेल की गई थी कब, 2002 से लेकर 2006 में, ठीक है, एक पर्टिकुलर नेशन में, उसको इस चार्ट में बताया गया है, ठीक है। ये क्या हो गया,
पैसिव। अगर आपको 2 ग्राफ गिवन होते तो इसकी जगह क्या आना था, आर। ठीक है, ये होती है हमारी पैसिव। ठीक है, जस्ट सारा यही है। एक बार अच्छे से आपको बताती हूँ। यहाँ से ये कट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम आएगा। जैसे सिंपल लिखते हैं वैसे ही लिखनी है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ तक सेम है बिल्कुल। लास्ट में क्या बोला, इज डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड लाइन ग्राफ। ये लाइन आपने ऐड करनी होती है और कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है पैसिव लिखने में। ये चीज़ आपने ऐड करनी है, बाकी जैसे आप सिंपल लिख रहे हो वैसे ही लिखना है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ से आपको लाइन ग्राफ कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लाइन ग्राफ का यूज़ यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, बाकी सारी सेम है जैसे हम सिंपल वाली लिखते हैं। आप देख भी सकते हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, सो अब हम लोग बॉडी पैराग्राफ 1 को देखते हैं। सो BP1 में सबसे पहले मैंने क्या बोला, आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी सीन क्लियरली दैट, एनालाइज करने के बाद ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2002 में मोस्ट पीपल गेव प्रेफरेंस टू अडल्ट फिक्शन विद द सेल ऑफ $45 मिलियन, कि 2002 में लोगों ने ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी, अडल्ट फिक्शन को दी, जिसकी सेल कितनी थी, $45 मिलियन थी। ठीक है, 2002 में लोगों ने ज़्यादा प्रेफरेंस अडल्ट फिक्शन को दी, जिनकी सेल $45 मिलियन थी। अब मैं आपको ग्राफ में बताती हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 45 के करीब है, सो इसलिए हमने बोल दिया $45 मिलियन थी। और दूसरों की कितनी है, ये अप्रॉक्सीमेटली 33 है और ये हमारा 25 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फॉलोड बाय चिल्ड्रन बुक्स एट, यहाँ पे गाइज आपने अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ करना है, अप्रॉक्सीमेटली $33 मिलियन एंड एजुकेशनल बुक सेल्स मेयरली वॉज $25 मिलियन इन मेन टाइम। सो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जैसे इस ग्राफ में 2002 में ज़्यादा परसेंटेज किसकी थी, अडल्ट फिक्शन की थी। सो सबसे पहले आपने वो लिखनी है जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने फॉलोड बाय का यूज़ करके वो परसेंटेज लिखनी है जो इससे थोड़ी कम है। ठीक है, अब 45 से कौन सी कम थी, 33 वाली। ठीक है, बट 2002 की बात हो रही है, ईयर सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आपने कौन सी लिखनी है, जिसको सबसे कम मिली है। अब इन तीनों में से सबसे कम एजुकेशन को मिली थी, सो इसलिए मैंने 25 लास्ट में लिखा है। ये भी एक लिखने का वे होता है, सबसे पहले मैक्सिमम परसेंटेज लिखो, फिर इससे जो कम है फॉलोड बाय का यूज़ करके उस परसेंटेज को लिखो, एंड लास्ट में आपने एंड का यूज़ करके जो सबसे कम है उसको आपने लिख देना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 2002 में लोगों ने ज़्यादा प्रेफरेंस अडल्ट फिक्शन को दी, जिसकी सेल $45 मिलियन थी। ठीक है, फिर उसके बाद $33 मिलियन चिल्ड्रन बुक्स को मिली, एंड एजुकेशन बुक्स को 25 मिलियंस ही मिले थे। ठीक है, जो कि सबसे कम थे इन मीन टाइम। मीन टाइम मीन्स सेम टाइम। ठीक है, 2002 में ही मीन टाइम होता है सेम। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इन कंट्रास्ट कनेक्टर यूज़ किया, नॉट ओनली अडल्ट बट ऑल्सो चिल्ड्रन बुक्स एस्केलेटेड बट इन ए स्लाइट वे। मैंने क्या बोला कि अकेली अडल्ट ही नहीं बल्कि जो चिल्ड्रंस की बुक्स थी वो भी एस्केलेटेड हुई हैं। एस्केलेटेड क्या होता है, इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा उसमें इंक्रीज़ हुआ है। किसमें, अडल्ट में और चिल्ड्रन की बुक्स में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। एस्केलेटेड होता है
इंक्रीज। ओके, अब मैं आपको ग्राफ में बताती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि चिल्ड्रन में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है और जो हमारे अडल्ट वाली थी उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है कि स्लाइट किसको बोलते हैं, ड्रास्टिक किसको बोलते हैं, वो सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए हुए हैं कि कैसे हमने इसको यूज़ करना है। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थवाइल होगी वो, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसके बाद मैंने क्या बोला, आफ्टर दिस, इसके बाद अडल्ट फिक्शन प्लंज्ड। जो अडल्ट फिक्शन थी वो प्लंज हो चुकी थी। प्लंज मीन्स डिक्रीज हो चुकी थी, इवन इन ए कंसिडरेबल मैनर। कंसिडरेबल मैनर में वो डिक्रीज़ हुई है क्या, अडल्ट की फिक्शन, अलॉन्ग विद रीच्ड एट 30 एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में ये कहाँ तक पहुँच गई, 30 तक, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर में 30 तक पहुँच गई, लेकिन ये डिक्रीज़ हुई थी कंसिडरेबल मैनर में, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। पहले वो डिक्रीज़ हुई थी, फिर वो कहाँ पर रीच हो गई, 30 तक एट द एंड ऑफ द ईयर। कौन सी बुक, अडल्ट जो बुक्स थी वो वाली। सो देखते हैं आप ग्राफ में। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले ये डिक्रीज़ हुई है, ये देखो डिक्रीज़ हो रही है और फिर वो 30 तक पहुंच चुकी है। आप देखो, पर ओवरव्यू देती हूँ BP1 का। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एनालाइज करने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि 2002 में लोगों ने ज़्यादा प्रेफरेंस दी अडल्ट की फिक्शन को, जिसका रेट कितना था, $45 मिलियन था। फिर उससे कम कौन सी थी, चिल्ड्रन की बुक्स की सेल थी। एंड सबसे कम हमारे एडुकेशन बुक्स थी, $25 मिलियन की, ठीक है, 2002 में। फिर मैंने कनेक्टर यूज़ किया था इन कंट्रास्ट का। फिर मैंने बोला कि अकेली अडल्ट की नहीं बल्कि जो चिल्ड्रन की बुक्स थी वो भी एस्केलेटेड हुई थी, मींस इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन उसमें थोड़ा स्लाइट चेंज आया था, मीन थोड़ी सी वो इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो अडल्ट की फिक्शन है वो प्लंज हुई, मींस डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, कंसिडरेबल मैनर में डिक्रीज़ हुई। फिर वो कहाँ तक पहुँच गई, 30 तक पहुँच गई एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर के एंड में वो 30 तक पहुँच चुकी थी। अब हम बॉडी पैराग्राफ 2 को स्टार्ट करते हैं। आगे क्या BP2 में हमें गिवन है कि ग्राफ आगे बताता है कि रेशियो, यहाँ पे गाइस एकेडमिक आएगा। एकेडमिक बुक्स की वो प्लम्टेड हो चुकी थी नियर बाय 7 मिलियंस, मीन्स लगभग 7 मिलियंस वो डिक्रीज़ हुई थी। प्लम्टेड होता है डिक्रीज़ होना, कि जो हमारी एकेडमिक बुक्स थी उसकी रेशियो में 7% का डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। बाय में हमेशा हम डिफरेंस को पिक करते हैं। जैसे ये पहले आप सोचो 31 पे थी, फिर इसके बाद ये 24 तक पहुंच गई। सो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 7 का। बाय में हमेशा हम क्या करते हैं, डिफरेंस को पिक करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं लिखते हैं। इन दोनों में से जो डिफरेंस आया ना उसको हम पिक करेंगे कि इसमें $7 मिलियन का डिक्रीज़ हुआ है। पहले 31 थी, अब वो 24 के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे $7 मिलियन लिखा है। ये बाय का स्ट्रक्चर मैंने आपको यूज़ करके बताया, जिसमें आपने दोनों का डिफरेंस पिक करना होता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखनी है कि 31 तक पहुँच चुकी है और 24 तक पहुँच चुकी है, ये नहीं आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हाउएवर का कनेक्टर यूज़ किया। मैंने बोला देयर वॉज ए स्मॉल इंक्रीज इन सेल ऑफ चाइल्ड बुक्स विच वॉज $4 मिलियन लेस देन हाफ। स्मॉल इंक्रीज़ हुआ किसकी सेल, चाइल्ड बुक्स की सेल में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, जो कि कितना कम था, हाफ से $4 मिलियन कम था। तो हाफ होता है 50 और 50 में से 4
कम था, सो कितना हो गया 46। इट मीन्स कि इसकी जो सेल है वो कहाँ तक पहुँच गई, 46 मिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई थी। ये भी लिखने का वे होता है जिसमें मैंने बोला कि हाफ से 4 मिलियन डॉलर कम थी। हाफ होता है 50, ठीक है। सो इसीलिए मैंने इसको इस वे से लिखा है। आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने एडिशनली का कनेक्टर यूज़ किया। करिकुलम बुक्स मीन्स एकेडमिक की बुक्स वो इंक्रीज़ हुई है एज वेल एज सरपास्ड अडल्ट वंस। एकेडमिक बुक्स इंक्रीज़ हुई है और उन्होंने क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया अडल्ट वंस को, ठीक है। जो अडल्ट्स की बुक्स थी उसको पीछे छोड़ दिया। इट मीन्स करिकुलम बुक्स अब ज़्यादा हो गई थी किसके कंपैरिजन, अडल्ट वन से कंपैरिजन। अडल्ट वंस के कंपैरिजन जो करिकुलम बुक्स थी वो ज़्यादा हो गई थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारी एडुकेशन की है और ये हमारी अडल्ट की है। अब इसने अडल्ट वाली को क्रॉस कर दिया है, सो इसीलिए मैंने बोला कि इसने सरपास किया है अडल्ट वंस को। सरपास होता है एक्सीड करना, आगे निकल जाना, कि जो हमारी एडुकेशन वाली थी उसने अडल्ट वन को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। अडल्ट वंस कम रह गए और जो हमारी एडुकेशन वाली थी वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये इंक्रीज़ हुई है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। फिर उसके बाद मैंने कनेक्टर यूज़ किया लास्टली का। यंगर बुक सेल इनकलकेटेड ड्रास्टिकली मूव अराउंड 56 मिलियन डॉलर एंड इट वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ इन 2006। मैंने क्या बोला कि लास्टली में जो यंगर की बुक्स थी उसकी सेल इंक्रीज़ हुई है। इनकलकेटेड होता है इंक्रीज़ हुई है, ड्रास्टिकली मीन्स तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है। यंगर की जो बुक्स थी उसकी सेल तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है। जो उसका डाटा है वो 56 मिलियन के अराउंड है, ठीक है, आसपास है, 56 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। और ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है पूरे ग्राफ का 2006 में, ठीक है। 2006 में 56 मिलियन डॉलर पूरे ग्राफ का क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि यंगर की बुक्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई, ठीक है, जिसका डाटा 56 मिलियन डॉलर के अराउंड था। और ये जो डाटा है पूरे ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। बताती हूँ, ये देखो, ये है वो वाली रेशियो, सबसे ये धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही थी, फिर यह क्या हुआ, तेज़ी से इंक्रीज़ हो गई। तो मैंने इसको बोला ड्रास्टिकली इनकलकेट हुई है, ठीक है। तो ये किसके अराउंड है, 56 मिलियन के अराउंड है। और ये पूरे ग्राफ का क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। और देखो कोई है जिसने 56 मिलियन से भी आगे, जिसकी सेल 56 मिलियन से भी ज़्यादा थी, नो। सो इसलिए मैंने बोला कि ये पूरे ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट भी है, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। एक बार ओवरव्यू देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। BP2 में मैंने क्या बोला कि ग्राफ आगे बताता है कि जो एकेडमिक की बुक्स है वो 7% कम हो गई, ठीक है। थोड़ा चेंज हुआ चिल्ड्रन की बुक्स में, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ था थोड़ा सा, लेकिन वो हाफ से 4% कम था। इट मीन्स 46 मिलियन डॉलर्स की सेल हुई थी, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जो करिकुलम बुक्स थी वो इंक्रीज़ हुई है और उसने क्या किया है, पीछे छोड़ दिया अडल्ट वंस को, ठीक है। करिकुलम बुक्स की सेल ज़्यादा होगी अडल्ट बुक्स के कंपैरिजन। फिर उसके बाद मैंने लास्टली का कनेक्टर यूज़ किया। वहाँ पे मैंने बोला कि यंगर बुक्स इंक्रीज़ हुई है बहुत तेज़ी से, ठीक है, जिसका डाटा 56 मिलियन डॉलर्स के अराउंड था। और ये जो वैल्यू है पूरे ग्राफ की हाईएस्ट वैल्यू थी, ठीक है, ये बोला मैंने। और ओवरऑल में मैंने क्या बोला कि ये हम क्लियरली देख सकते हैं अफर्मेंशन ग्राफ से, जो एक्सपाउंड करता है, मीन्स एक्सप्लेन करता है वेदर स्कूलिंग बुक्स और चिल्ड्रन बुक्स डेमोस्ट्रेटेड अपवर्ड ट्रेंड।
जो हमारी एकेडमिक बुक्स थी और जो चिल्ड्रन की बुक्स थी उन्होंने अपवर्ड ट्रेंड शो किया है, मींस वो इंक्रीज़ हुई है। जो चीज़ इंक्रीज़ हुई है उसको हमने अपवर्ड ट्रेंड बोला। वाइल्स्ट का यूज़ करके कॉन्ट्राडिक्ट किया और मैंने बोला मैच्योर पर्सन बुक्स। अब मैच्योर कौन सी है? अडल्ट की जो बुक्स थी ना, उन्होंने एक्सपीरियंस किया डाउनवर्ड अप्रोच, मींस उनकी जो सेल है वो क्या हो गई? कम होगी। डाउनवर्ड अप्रोच उन्होंने देखा थ्रू आउट द पीरियड। जितना हमें टाइम गिवन था उसमें क्या हुआ? यंगर चिल्ड्रन की बुक्स और जो स्कूल की बुक्स थी और जो चिल्ड्रन की बुक्स थी वो इंक्रीज़ हुई हैं, उन्होंने अपवर्ड ट्रेंड देखा। और जो हमारे अडल्ट्स थे उन्होंने डाउनवर्ड ट्रेंड को एक्सपीरियंस किया है। सो ये था आज का हमारा सैम्पल आंसर एंड आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने कैसे लिखा है। एक बार पूरे का ओवरव्यू देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने लिखी कि जो लाइन ग्राफ है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है डिफरेंट टाइप्स की बुक्स की जो सेल हुई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो कब सेल हुई थी 2002 से लेकर 2006 तक एक पर्टिकुलर नेशन में, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पैसिव बनाने के लिए मैंने क्या लिखा कि जो इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में? सेल के बारे में, जो क्या बेच रही हैं डिफरेंट तरह की बुक्स 2002 से लेकर 2006 तक एक पर्टिकुलर नेशन में, उसको इस लाइन ग्राफ में बताया गया है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ मैंने क्या लिखा? यहाँ से लेकर जस्ट ये कट डाउन किया है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। जस्ट ये लाइन मैंने चेंज की है, इज़ डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड लाइन ग्राफ। ये लाइन आपने सभी में लिख देनी है, जस्ट ग्राफ का नेम चेंज करना है। बाकी जैसे आप लिखते हो सिंपल वैसे ही लिखनी है। लास्ट में ये लाइन आप अटैच कर सकते हो, इज़ डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड लाइन ग्राफ। बॉडी पैराग्राफ 1 को मैंने शुरू किया जिसमें मैंने बोला कि ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2002 में लोगों ने ज़्यादा प्रेफरेंस अडल्ट फिक्शन को दी जिसकी सेल 45 तक पहुंच गई थी। फिर उससे कम चिल्ड्रन बुक्स को मिली और सबसे कम एजुकेशनल बुक्स को मिली जो कि $25 मिलियन थी। ठीक है, फिर मैंने इन कंट्रास्ट का यूज़ किया कि अकेली अडल्ट्स की नहीं बल्कि जो चिल्ड्रन की बुक्स थी वो भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, स्लाइट वे से वो इंक्रीज़ हुई। फिर मैंने बोला इसके बाद जो अडल्ट फिक्शन थी वो डिक्रीज़ हो गई धीरे धीरे से, और उसने कहाँ पे टच कर लिया? 30 को टच कर लिया एंड ऑफ द ईयर के एंड में वो 30 तक पहुँच गई। फिर BP2 को शुरू किया मैंने, उसमें बोला कि ग्राफ आगे बता रहा है कि जो एकेडमिक बुक्स थी वो 7% उसमें डिक्रीज़ आया है। ठीक है, हाउएवर का यूज़ किया कि थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है चाइल्ड की बुक्स में, जो कितना था? हाफ से 4% कम था, लेस देन हाफ से 4% कम था। फिर उसके बाद मैंने एडिशनली यूज़ किया कि जो करिकुलम बुक्स थी वो इंक्रीज़ भी हुई है और उसने क्या किया? एक्सीड कर लिया, मींस पीछे छोड़ दिया किसको? अडल्ट्स की सेलिंग को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, मींस करिकुलम की सेलिंग ज़्यादा हो गई, अडल्ट्स की कम हो गई। ठीक है, लास्टली का यूज़ किया कि जो यंगर की बुक्स थी वो इंक्रीज़ हुई बहुत तेज़ी से, उसका जो डाटा है वो $56 मिलियन के अराउंड था, और ये जो वैल्यू है पूरे ग्राफ की हाईएस्ट वैल्यू थी। ओवरऑल में मैंने बोला कि ये बात क्लियर हो जाती है अफर्मेंशन ग्राफ से कि जो हमारी स्कूलिंग बुक्स है और जो चिल्ड्रन की बुक्स है वो शो कर रही हैं अपवर्ड ट्रेंड, मींस वो इंक्रीज़ हो रही हैं, और जो हमारे अडल्ट पर्सन थे उन्होंने एक्सपीरियंस किया डाउनवर्ड ट्रेंड, मींस वो डिक्रीज़ हुई हैं थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको बताती हूँ एक ग्राफ में, ये आप देख सकते हो। अडल्ट क्या हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, चिल्ड्रन क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है, और जो हमारी एजुकेशन थी वो भी इंक्रीज़ हुई है।
ठीक है। तो इंक्रीज़ को मैंने अपवर्ड बोल दिया और डिक्रीज़ को मैंने डाउनवर्ड बोल दिया। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल।